भीम आर्मी के मंच पर दिखाई दिए हैं, क्या उन्होंने भीम आर्मी ज्वाइन कर लिया, ये सवाल आज उनसे पूछा जाएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हाल ही में आपने कुछ दिन पहले बीएसपी ज्वाइन करी थी दोबारा से, और फिर अचानक से आप भीम आर्मी के मंच पे नोएडा में दिखाई दिए हैं, ये क्या मामला है सर? ऐसा है, बीएसपी को एक मकसद के लिए बनाया था मान्यवर कांशीराम साहब और बहुत सारे लोग थे। साहब ने अपनी साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ी, सामाजिक आंदोलन बामसेब के रूप में खड़ा किया इस देश में, और उसके बाद फिर 1984 में बीएसपी का निर्माण हुआ। तो जिस मकसद के लिए कि देश में सामाजिक परिवर्तन होगा और आर्थिक परिवर्तन होगा, मुख्य उद्देश्य ये था। अब कोई सामाजिक परिवर्तन कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आया, और साहब अपने भाषणों में ये कहते थे कि हम इस देश में जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज से मतलब कोई पर्टिकुलर एससी की कोई एक जाति नहीं है। बहुजन समाज का मतलब है इस देश में रहने वाले एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी और कन्वर्टेड मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी कन्वर्टेड लोग हैं, उन सारे लोगों को मिलाकर के बहुजन समाज की अवधारणा है। तो बनाया था इसलिए कि इनका सामाजिक परिवर्तन होगा और हम ना बिकने वाले समाज का निर्माण करेंगे, और ना बिकने वाले समाज का निर्माण करके फिर ना बिकने वाले नेता तैयार करेंगे। साहब ने किताब लिखी चमचा युग, और चमचा युग में उन्होंने साबित किया कि किस तरह से कांग्रेस ने 58 साल तक इस देश की सत्ता में हमारे समाज में से चमचे तैयार किए। ये मान्यवर कांशीराम साहब ने विस्तार से समझाया साहब ने। लेकिन साहब के जाने के बाद जो जो चीज़ें, जो जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, ठीक इसका उल्टा शुरू हो गया। वो चमचा युग लिख रहे हैं, चमचे कैसे बनाते हैं मनुवादी, इस पर चर्चा हो रही है, इस पर किताब लिखी जा रही है। लेकिन बहन जी के यहाँ चमचागिरी शुरू हो गई। ये सब जानते हैं कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कभी अपने पैर नहीं छुआते थे। मान्यवर कांशीराम साहब फिर अगर कोई पैरों की तरफ चलता था उसको डांट देते थे, और बाबा साहब ने अपनी लाइफ में कभी पैर नहीं छुआए। लेकिन बहुजन समाज के आंदोलन की बकवास हो रही है और सारे नेता तलवे चाटते, सारे लोग जो है पैर छूने का काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोगों ने बड़े सपने थे हम लोगों के, हमारी पूरी जवानी लग गई इस आंदोलन में। आपकी जानकारी में मैं आपको बता दूं कि मैं केवल बसपा में आज या कल का कार्यकर्ता नहीं हूं। जब लाल कोठी पर कब्जा हुआ था तो इस जिले की राजनीति में बाबू जगपाल सिंह सांसद थे। वो 1980 में लोकदल से एमपी बने थे, और उनकी बदौलत थी बीएसपी को ये दफ्तर नसीब हुआ था। अगर बसपा के नेता ये समझते हैं कि उनके प्रयास से था, तो नथिंग। बसपा के सारे नेताओं को पीट करके, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन नेताओं के, 2 नेता थे जो बीएसपी के नेताओं को उस समय पिटवा रहे थे। तो उन लोगों ने बसपा के नेताओं को 2-3 बार पिटाई करके दफ्तर से बाहर निकलवाया लाल कोठी से। जब ये बात एमपी साहब को पता लगी, तो मैं उस समय बसपा में काम कर रहा था। एमपी साहब ने हमें बुलाया कि ये तो पूरे समाज का अपमान हो रहा है, भले ही मैं दूसरी पार्टी में हूँ, लेकिन ये हमारे समाज का अपमान हो रहा है। विनोद, आप कहाँ हैं, आपका जिला अध्यक्ष, उसको बुलवाओ। तो जो उस समय के जिला अध्यक्ष थे वो बीएचएल में थे, वो यहाँ थे ही नहीं। तो एमपी साहब ने अपने सारे तमाम हॉस्टल्स, जितने जहाँ जहाँ हमारे लोग थे, हमारी टीम के, सबको बुलवाया, और बसपा को दफ्तर नसीब हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ, जिस आदमी ने इतना बड़ा काम किया हो, इनको दफ्तर मिल गया हो जिस आदमी की बदौलत, इन निकम्मों ने उसको कभी बसपा में नहीं लिया। और मुझे बसपा में जब ये सारा काम होने के बाद, ये काम सारा 1993-94 के दौर में हुआ। 95 में जिला पंचायत का चुनाव आ गया। जो ये लोग यहाँ लगाए गए, उनको ये पता था कि इस दफ्तर को लेने में जगपाल सिंह एमपी का हाथ है, और विनोद तेजान उनका सबसे खास आदमी है। इसलिए जब जिला पंचायत का चुनाव आया, मैं बसपा में काम कर रहा था, बसपा का विधानसभा का प्रभारी था, तो सबसे पहले मेरा टिकट काट दिया जिला पंचायत का। और मेरे सामने जिसको जिला पंचायत का टिकट दिया, नानू कश्यप, उसको मिले 800 वोट, और मैं 9000 वोट लेकर के मुझे 22 वोटों से चुनाव हारना पड़ गया। अगर वो टिकट मेरे पास होता तो मैं 1995 में जिला पंचायत का सदस्य भी होता, और सीट रिजर्व थी, शायद चेयरमैन भी मैं बन जाता। तो उस समय इन्होंने हमारा टिकट काटा, इतना वोट मिला, हम लोग बाहर हो गए एक तरह से, चूंकि हम बागी होकर के चुनाव लड़े। उसके बाद एक मौका ऐसा आया कि जब इस जिले की राजनीति में जो बड़े लोग थे, जिनमें ईसम सिंह जी थे, इन लोगों को पार्टी से बाहर निकालने का कोई मामला बना, तो मेरी दोबारा फिर बसपा में एंट्री हुई 2006 में। और वो ऐसी परिस्थितियां बन गई कि मैं मजबूर हो गया बसपा में आने के लिए, चूंकि जिन लोगों के साथ मैं 22 साल से काम कर रहा था, पुराने पारिवारिक संबंध थे, टिकट को लेकर के उनसे विवाद हो गया और हम लोग बसपा में शामिल हो गए। हमने रात दिन मेहनत की, और मुजफ्फरनगर जिले में
एक ऐसी सीट कांदला जहां शेड्यूल कास्ट के लोग वोट भी पोल नहीं कर पाते थे। जब मैं पार्टी का कोऑर्डिनेटर बना 2006 में, तो मैंने रात दिन कैंप किया मुजफ्फरनगर में, और हम मुजफ्फरनगर में 4 विधायक जिता करके लाए, जिसमें कांधले की सीट जहां कभी बसपा की जमानत नहीं बची। हमारे काम करने के दौरान हमने वहां एमएलए तैयार किया, वहां हमारी सीट निकली। जानसठ में कभी बसपा की जमानत नहीं बचती थी, जानसठ से हम एमएलए लाए जितवा करके, और चरथावल एक सीट होती थी, वहां से चुनाव जीता। और आपका किसान यूनियन के गढ़ खतौली से हमारी पार्टी का, आपकी मौजूदगी के बाद हाँ मैं कह रहा हूँ, मेरे से पहले तो नहीं हुआ है मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा। तो हमने ईमानदारी से काम किया बसपा में। और सहारनपुर का आपको पता है कि सहारनपुर में भी 5 विधायक जीते। हाँ, ये बात सही है कि सहारनपुर में मैं इस बात से बहुत ज़्यादा आहत था कि शेड्यूल कास्ट में जिस तरह के लोगों को टिकट दिए जा रहे थे, चाहे वो हरोड़ा पर जगपाल सिंह थे और चाहे वो यहाँ मोहल्लू थे, मैं ये चाहता था कि पढ़ी लिखी टीम आ गए, और इस तरह के लोग जो केवल अपने धंधों तक, जो केवल और केवल अपने परिवार तक सीमित हो, मैं ऐसे लोगों के राजनीति में बचपन से खिलाफ रहा हूं। इसलिए इन दोनों लोगों से यहाँ मेरी कभी नहीं बन पाई, क्योंकि इनका मतलब मिशन मूवमेंट और से कोई मतलब नहीं था इनका पार्टी का। हाँ, इन परिवारवाद भी नहीं मैं कह सकता। ये इनकी जो ये अम्बेडकर लोग हैं ही नहीं, ये अम्बेडकरवादी लोग नहीं है, ये तो मौके का फायदा उठा रहे हैं। अगर कल बहन जी की बजाय नेता कोई और हो, ये उसको नमस्ते मारेंगे। ये बहन जी में भी इनकी कोई आस्था नहीं है। ये तो केवल जब तक बसपा में जान है तब तक उसका दहन करने वाले लोग हैं। और ये मेरी बात साबित हो गई कि जिन रविंद्र मोल्लू को मेरे जैसे एक वकील का, जो आदमी 22 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से वकालत छोड़ के आया हो, वो टिकट मांग रहा, उसको टिकट नहीं दिया गया। रविंद्र मोल्लू को टिकट दिया गया, और वो रविंद्र मोल्लू, उसको पार्टी से नहीं निकाला गया, उसके बावजूद वो भाजपा में चला गया। तो ये साबित हो गया जो मैं बात कर रहा हूं कि ये लोग किस तरह के नेता हैं। इन्हें समाज से उससे कोई मतलब वास्ता नहीं है। आप ये बताइए कि हम चाहते तो टिकट, अगर हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेते तो टिकट तो हमें देने के लिए वो लोग तैयार थे, लेकिन हम अपनी शर्तों पर टिकट चाहते थे, हम उनकी शर्तों पर नहीं लेना चाहते थे टिकट। तो इन लोगों से मेरा विवाद था। अब मौका ये हुआ कि 8 अक्टूबर 2006 को सुप्रीम कोर्ट की 6 जजों की बेंच ने यह आदेश किया कि प्रमोशन आरक्षण संवैधानिक है, लेकिन जो भी राज्य सरकार इसको देना चाहती है वो इसको देने के लिए स्वतंत्र है, पर ऐसा करने से पहले उसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व की रिपोर्ट देनी पड़ेगी, स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन। काटो भाई इसको कि उसकी रिपोर्ट आपको देनी होगी। अब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार 2007 में बहुमत की आ गई। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट दे रहा है 2006 में, अक्टूबर के महीने में, और नवंबर दिसंबर के बाद यूपी में अधिसूचना जारी होगी और चुनाव शुरू हो गया। सरकार बीएसपी की आ जाती है, जिसमें हम लोग काम कर रहे थे, जिसके संगठन में, वो सरकार आ गई। हमारे कुछ अधिकारी, कर्मचारी, बड़े अफसरों ने मेरठ में एक मीटिंग बुलाई, और मेरठ में मीटिंग बुला करके ये कहा कि विनोद जी, सहारनपुर से लेकर बांदा तक शेड्यूल कास्ट में कोई भी एमएलए एमपी हमें ऐसा नहीं लगता है जो हमारी इस बात को मुख्यमंत्री से तरीके से इसको रख कर उनके सामने पहुंचा सके, इसको पहुंचा दे। हमें आपसे बहुत उम्मीद है। हमने कहा भाई हम तो विधायक नहीं है, मैं तो अगर विधायक हूं तो मैं आपकी बात विधानसभा में उठा सकता हूं, लेकिन मैं विधायक नहीं हूं। कहने के आप कोऑर्डिनेटर तो हो, मुख्यमंत्री के यहाँ जो बैठक होती है उसमें तो आप हर महीने एज ए कोऑर्डिनेटर तो शामिल होते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप अपना दो हमें। उन्होंने हमें सारा लिखा पढ़ी में वो सब दिया। मैं अफसरों के नाम नहीं बताना चाहता, आज की तारीख में वो बड़े अफसर हैं, उस समय सब लोगों ने ये सारा हमें दिया मेरठ में। और उस बैठक में मुझे और डॉक्टर यशवंत जी को बुलाया गया था। डॉक्टर यशवंत जी उस समय मिनिस्टर थे यूपी सरकार में। हम मेरठ मंडल को देख रहे थे, मेरठ मंडल के प्रभारी थे उस समय, राज्य मंत्री का दर्जा था। तो हमने वो सारा जो है मुख्यमंत्री जी को दे दिया। जब सही समय आया, जब बैठक हुई तो हमने उसको दिया जी। 3 महीने के वेट करने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 महीने बाद इन लोगों ने फिर कहा भाई क्या हुआ, उसको फिर हम लेकर के गए, फिर हमने वो दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 3 महीने बाद ऐसे ही चलते चलते ये मामला 2010 तक पहुंच गया। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को हम ये मांग कर रहे थे कि भाई हमारी रिपोर्ट दो। तो आते आते 2010 हो गया और हमारे अधिकारी कर्मचारियों के भी सब्र का बांध टूटने लगा, और हमें भी ऐसा लगने लगा कि हमारी बहुमत की सरकार होते हुए भी ये लोग रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। मेरठ में 2011 में एक बैठक हुई। उस बैठक में ये तय हुआ कि भाई आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति बनाई जाए। उस आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 25-30 जिलों के लोग थे, और उसमें ज़्यादातर लोगों की नज़रें ये थी कि भाई विनोद तेजान जी को इसका अध्यक्ष बना दो। लेकिन चूंकि मैं सक्रिय राजनीति में था, मैंने कहा भाई ये अधिकारी और कर्मचारियों का आंदोलन है, ये समाज का आंदोलन है, और मैं तो राजनीति में हूँ, इसलिए जो कोई अधिकारी जो भी इसमें आपको सुटेबल, जो ठीक लगता है उसको बना दीजिएगा। तो मास्टर यशपाल सिंह जी थे, आज की तारीख में वो बसपा के कोऑर्डिनेटर हैं। तो सब लोगों ने प्रस्ताव तो हमारा दिया था, लेकिन फिर ये हमने खुद अपनी तरफ से कहा कि भाई आरपी सिंह इंजीनियर को बना दो, जो सुपरिटेंडिंग थे विद्युत विभाग में, उनको उसका अध्यक्ष बना दिया गया। बाकायदा आंदोलन शुरू हो गया, मीटिंगें शुरू हो गई। उन्होंने सहारनपुर में भी मीटिंग की। ये बात सच है कि बसपा में रहते हुए
राज्य मंत्री रहते हुए, कोऑर्डिनेटर रहते हुए, जब उनकी यहाँ रैलियाँ जब भी हुई तो मैंने इलाके से जनता को भिजवाने का काम किया और मैंने लोगों को कहा कि ये हमारे भविष्य का बात है, ये हमारे अधिकारी कर्मचारी नहीं, हमारी अगली पीढ़ी के भविष्य का मामला है। चूंकि प्रमोशन में आरक्षण संविधान के अंदर है, आर्टिकल 16(4) में प्रमोशन में आरक्षण है और सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल रिपोर्ट देने की बात कर रहा है। तो जब हमारी बहुमत की सरकार है, हम लोग कागज पे मांग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, जब नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा प्रेशर बनना चाहिए, मीटिंगें शुरू करो, तो मीटिंगें शुरू होगी। अब हमें जो ये दोषी मानते हैं कि आपने बसपा के खिलाफ ये आंदोलन खड़ा किया, मुझे ये बताइए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान दे दिया, तब जाकर के ये संविधान आया, तब जाकर के ये आरक्षण आया। और जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया, अगर वो हमारी बहुमत की सरकार में हट रहा हो और कोई लोग केवल ये लोग मायावती के खिलाफ मीटिंग नहीं कर रहे थे या कोई रणनीति बना रहे थे, ये केवल मांग कर रहे थे कि भाई जाटों ने 22 दिन तक रेल रोकी है, आपने उन्हें कहा इनको आरक्षण दो। हम जाटों के भी आरक्षण के समर्थक हैं, हम मराठों के भी आरक्षण के समर्थक हैं, हम पटेल को भी चाहते हैं उनको भी आरक्षण मिले। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अंदर संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात कही है संविधान निर्माण सभा ने। तो हमारा ये भाई, जब हमारी नेता उनको कह रही है इनको मिलना चाहिए, तो हमें कम से कम जो हमारा मिला हुआ है वो भी तो बरकरार रहना चाहिए। तो इस वजह से ये मीटिंगें शुरू हो गई और उस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने अपने 50,000 से ज़्यादा लोगों को मैसेज भेजकर उनके संपर्क में रहकर हमने भेजा। जब भी मीटिंग हुई, आपने देखा होगा कि कितने सफल कार्यक्रम हुए। वो हमारा व्यक्तिगत समझ ले या लोगों का, जनता का हमारे प्रति व्यक्तिगत लगाव हो, नहीं तो आपने ये भी देखा होगा कि बसपा से जितने नेता हुए आज तक बाहर निकल के 5,000 लोग नहीं इकट्ठे कर पाया। लेकिन विनोद तेजयान आपके सामने बैठा है, जब भी प्रयास किया है, चाहे बसपा के बाहर निकल गया, चाहे बसपा के अंदर था, जब चाहा जितना टारगेट रखा उसको पूरा करता हूँ। तो आपको लगता है कि बसपा में जब कोई नेता अच्छे काम करने के लिए निकलता है उनको बाहर का रास्ता दिखा जाए? हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। देखो बात सुनो, मैं पहले ये अपनी बात पूरी कर दूँ, इसका सवाल का जवाब मैं आपको बार दूंगा। ठीक। तो सहारनपुर में आंदोलन हो गया, उस आंदोलन में हमें बर्खास्त कर दिया गया। अरे भाई, अपने लोगों से जो आंदोलन कर रहे थे उनसे बुला करके सरकार को बात करनी चाहिए थी, अपने ही तो लोग थे। आप भाई दूसरे लोगों से, काफूरपुर में, मुरादाबाद में रेल रुक रही है, आप उनसे बुला करके बात कर रहे हो। ये लोग आपको ज्ञापन दे रहे, प्रदर्शन कर रहे, धरना तो नहीं कहीं कर रहे थे, तो इनसे भी तो बात करनी चाहिए थी। इन्हीं के लोगों ने सहारनपुर में षड्यंत्र कर दिया, बसपा के लोगों ने षड्यंत्र कर दिया। छोटे वाले पुल से लोग निकल कर आ रहे थे, छोटे वाले पुल पे बच्चों की छुट्टी होगी, उस समय जाम था। कुछ लोग बेचारे, हमारे लोग गरीब होते हैं, हमारे लोग अनपढ़ हैं, हमारे गाँव देहात के लोग हैं हमारे, तो वो नीचे से निकल गए। उसी मामले में फर्जी सबको फंसा दिया। और हम लोगों, जो हम मौके पर भी नहीं थे, हमें खुद कमिश्नर, DIG, सिटी मजिस्ट्रेट, इन सारे लोगों ने हमें टेलीफोन करके बुलाया और हमने आकर के, हम सहारनपुर से बाहर थे, नजीबाबाद हम जाने लग रहे थे, हम रास्ते में से वापस आए और हमने आकर के लोगों को जल्दी जल्दी वहां से हटवाया। तो इस पर हमें मिलना चाहिए था इनाम, उल्टा हमें रात को बर्खास्त कर दिया, हमारे खिलाफ मुकदमे बनाए गए। मेरे जैसे जीवन आदमी का, मेरा जीवन इतना साफ सुथरा है कि 107-16 में भी कभी विनोद तेजयान का नाम नहीं रहा, क्योंकि मैं अपराधियों के और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के बिल्कुल जन्म से खिलाफ हूं। तो इतना अच्छा हमारा साफ सुथरा नेचर और साफ सुथरा हमारा काम और मेरिट के आधार पर काम करने वाले, लेकिन हम लोगों को ऐसे मामलों में इन्होंने उलझाने की कोशिश की। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि पार्टी कहां जा रही है, किस मूवमेंट पर जा रही है। उसके बाद हम बाहर हो गए पार्टी से। अब ये बताइए, अगर मैं अपने समाज की मीटिंग में चला गया तो कौन सी गलती कर ली, कौन सी गलती हो गई इसमें? भाई समाज के बीच में अगर हम नहीं जाएंगे, अरे हम बाबा साहब की फोटो लगाती है बहन जी, बाबा साहब की फोटो लगा रहे बहुजन के नेता, लेकिन थोड़ा बहुत इतना भी तो सीख लो बाबा साहब से कि आप बाबा साहब के फोटो का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बाबा साहब के 4-4 बच्चे बलिदान हो गए, बाबा साहब ने उफ नहीं की, और जो कुछ भी ये समाज को मिला, चाहे नौकरियों में आरक्षण हो, चाहे प्रमोशन में आरक्षण हो, चाहे राजनीति में आरक्षण हो, तो ये सारा उनकी देन है। अगर हम लोग जो भी सत्ता में हैं, अगर वो, खासतौर से बहन जी उनकी बहुमत की सरकार, अगर वो हमें कुछ नया नहीं दे सकती, तो जितना बाबा साहब देकर गए वो तो जो का तो रहना चाहिए। तो हमारी सरकार में हट रहा था, हमने संघर्ष किया, हमारी आवाज को दबाने के लिए सारा जो सहारनपुर में हुआ वो आपको बाहर, हम बाहर हो गए। 10 साल से हम बाहर थे, 10 साल तक लगातार हम बिना पार्टी के संघर्ष करते रहे। आपको पता है कि रामपुर में हमें 52,000 वोट मिले, इमरान भाई ने हमारी उस समय मदद की थी, उसमें हमें 52,000 वोट मिले। बस थोड़ी सी हमारे से चूक ये हुई कि हम इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते थे, लेकिन उनका दबाव ये था कि हमारे टिकट पर लड़ो। हमने लाख कोशिश की, लेकिन अंतिम मोमेंट में हमें लड़ना पड़ा। बाद में हम 52,000 वोट मिली, बाद में हम देवबंद में लड़े, 2016 में उपचुनाव लड़े, उसमें हमें लगभग 18,000 निर्दलीय वोट मिला। अगर ये गद्दार लोग इस जिले में ना होते, जब बहन जी और बसपा चुनाव नहीं लड़वा रही और मैं एक ऐसे लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं जो 70 सालों से बैठे हुए हैं और समाज का उत्पीड़न करते हैं, अगर मैं उनके सामने वहां चुनाव लड़ रहा था तो मेरा चुनाव जीतना तय था। लेकिन इन्हीं गद्दारों ने, जो बसपा में बैठे हुए थे, इन लोगों ने मिल करके कांग्रेस को डलवाया वहां। अरे भाई, बसपा नहीं लड़ रही तो समाज का आदमी तो लड़ रहा है, उसको जीतने दो। ये सारे के सारे जो गद्दार थे, जो अपने आप को दलितों का नेता, कैसे, कहां के दलित के नेता हैं?
ये गद्दार मिले और इन्होंने कांग्रेस को डलवाया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव मुझे जीतना चाहिए था, इंडिपेंडेंट लड़का भी मैं चुनाव जीतता, लेकिन इन लोगों ने मुझे जानबूझ करके चुनाव हरवाया। अगर मैं वो चुनाव जीत जाता तो इस देश में बहुत बड़ा मामला मैं खड़ा करता, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग लगातार राजरत्न अंबेडकर जी को लेकर के संविधान बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति हम लोग पूरे देश में, पहला आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति चलाई, उसकी बागडोर भाई आरपी सिंह जी के हाथ में चली गई। उनका ये कहना था भाई जो लोग राजनीति में मैं उनको साथ ही रखूँगा, तो हमने कहा भाई आप इसको चलाइए, हम तो खुद ही साथ ही रहना चाहते हैं, आप चलाइए इसको। तो हम लोगों ने फिर संविधान बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति का निर्माण किया और उसमें राजरत्न जी को नेता माना, उनको अध्यक्ष बनाया, मैं खुद उसका वर्किंग प्रेसिडेंट था। पूरे देश में हमने उसमें कार्यक्रम किए और ये कार्यक्रम चलते रहे। फिर एक समय ऐसा आया कि रविंदर मोल्लू जी अपने काले कारनामे समझ लो या उनका डर समझ लो या कितने बड़े वो नेता हैं, कितनी हिम्मत है उनमें लड़ने की सत्ता से, वो समझ लो, वो बिना बसपा से निकाले ही अपने आप चले गए। तो समाज के सारे लोगों का मेरे पे चारों तरफ से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, पूरे पश्चिम के लोगों का ही दबाव था कि यार जो आदमी पार्टी में मालिक बनकर रहा और वो पार्टी छोड़ करके भाग रहा है और ये आदमी आपका विरोध करता था, तो अब समय ऐसा है विनोद भाई कि आप लोग तुरंत पार्टी को बचाओ। तो हमने जो लोग थे सारे इनके बीच में बैठ करके, जो पश्चिम के प्रभारी है बसपा के, उनके साथ बैठ करके बात की, उन्होंने हमें बुलवाया और बैठ करके बातचीत हुई और हमने ये कहा कि देखो प्रस्ताव सबका ये है कि पार्टी को बचाओ। हमने कहा भाई हम पार्टी को नहीं बचा सकते, पार्टी को बचाने का काम तो आखिरी में बहन जी को और मायावती जी को करना है। कहने लगे जी वो कैसे? मैंने कहा भाई पैसे लेने बंद कर दो आप, ये चुनाव आ रहा है जिला पंचायत के, इसमें पैसे लेने बंद कर दो। अगर आप इसमें पैसा लेना बंद कर दोगे तो 22 में आपकी स्थिति सही हो जाएगी, और अगर आप इसमें नहीं करेंगे तो मैं फिर आपकी पार्टी में भी नहीं आऊँगा। तो तय ये हुआ था कि जिला पंचायत में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन हम पार्टी में आ भी गए और पर्दे के पीछे यहाँ 2-3 लोग, मैं नाम नहीं किसी का खोलना चाहता, ये बंद कमरों में बैठ करके पिछले 3-4 महीने से लगातार लोगों को बुला बुला करके जन्मदिन के बहाने जिला पंचायत के कैंडिडेट तय कर रहे थे। किसी से 1 लाख ले रहे, किसी से 3 लाख ले रहे, किसी से 5 लाख ले रहे, और हमारे ऊपर भी ये प्रेशर था कि आप अपनी विधानसभा से 4-5 लोग तैयार करो और उनसे पैसा लो। तो भैया हम तो बचपन से लेकर के आज तक हम तो ईमानदारी के लिए लड़ रहे हैं। अरे पैसा कमाना है तो अपना कारोबार करेंगे, अपने बड़ों ने काम दिया है उस अपने बड़ों के कारोबार को संभालेंगे। हमारा मकसद राजनीति में आने का पैसा कमाना नहीं था, हम लोग अपने समाज की सेवा करना चाहते थे। बचपन से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, उनके साहित्य का, उनके कार्यक्रमों में जाने का हमारी लाइफ के ऊपर असर है। हमें अगर पैसा कमाना हो तो हम अपना कारोबार तरीके से संभाल लें, हम अपनी वकालत तरीके से खड़ी कर लें, दोबारा फिर हम सक्रिय हो जाए तो हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अगर अपना खेती बाड़ी के काम में तरीके से लग जाऊं तो मैं जानता हूं कि किस तरीके से आधुनिक खेती होती है, लेकिन हमारा मकसद वो नहीं था। अब हमने इनको मना किया कि भाई आप जिला पंचायत में ऐसा मत करो, लेकिन ये लोग जब नहीं माने तो इन्होंने जाकर के ऊपर कहा कि जी ना तो वो खुद दे रहा है जन्मदिन पे पैसे और ना दूसरों को देने दे रहा है, तो उन्होंने कहा उनको निकाल दो। अब ये बात हमें पता लग गई कि इन्होंने हमारे बारे में ऐसे बोला, तो हमने उसके बाद से पार्टी के कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया। तो आपने खुद मतलब बसपा को किनारे किया? बिल्कुल, जब पता लग गया कि ये पैसे लेने से नहीं मान रहे हैं तो हम क्या करेंगे उसमें रह करके। अच्छा, मायावती लगातार जो है इस तरह के पैसे वाली टिकटें बेचना, इनके ऊपर आरोप 20 तक लगे हैं, इन पैसों का आखिर होता क्या है? ऐसा है, इन पैसों का ये होता है कि मायावती जी के साथ में जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं, अगर आप इनकी कुंडली खगा लेंगे तो इनके फादर, इनकी सबकी पृष्ठभूमि संघ की है, ये आरएसएस के लोग हैं और बड़ी प्लानिंग के साथ इनको इनके साथ सेट किया हुआ है। और ये सारा पैसा समाज के लोग बहन जी को पैसा दे रहे हैं, बहन जी उनको पैसा दे रही है, और आखिरी में ये पैसा लास्ट में उन लोगों के पास जा रहा है जो इस देश में हमें 5000 साल से कभी गुलाम बना लेते हैं, तो हमारा कोई ना कोई मसीहा लड़का हमें आज़ाद करवा लेता है, ये हमें गुलाम बनाने के लिए पैसा जा रहा है। जितना पैसा जा रहा है इसका आप मान लीजिएगा, इसका लगभग 30-40% बहन जी और उनके भाइयों को रुकता होगा, नहीं तो बाकी पैसा ये वहीं जा रहा है जिन पर नहीं जाना चाहिए। ये बड़ी बात आप चैनल पे कह रहे हैं। ये हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ यार। ट्यूटर हैंडल, ट्यूटर कौन लिख रहा है? बहन जी का ट्यूटर, ट्यूटर तक के पैसे दिए जा रहे हैं। कहाँ लिख रही है वो अपना? जो नेता अपना भाषण नहीं पढ़ सकता, जो नेता बिना भाषण अगर लिखकर ना लाए तो अपना भाषण नहीं दे सकता, तो उसके अंदर कितनी काबिलियत है? मैं नहीं मानता हूँ, तो गलत है बिल्कुल। बहन जी से ज़्यादा तो काबिल अखिलेश यादव है, बहन जी से ज़्यादा तेजस्वी यादव है, बहन जी से ज़्यादा दुष्यंत है। बहन जी क्यों, नेता कोई भी हो यार, स्वाभाविक लीडरशिप की क्वालिटी तो होनी चाहिए। अरे आप अपना भाषण खुद लिख रहे हो, लिखते लिखते याद हो जाता है। मैं 17 साल की उम्र से बोल रहा हूँ, आज तक एक पर्ची नहीं पकड़ी। जो 4 बार की मुख्यमंत्री, उसको पहले भाषण लिखना पड़ता है और फिर उसको पन्ने पलट पलट करके पढ़ना पड़ता है। हम कोई बाहर से थोड़ा, ये हम भारतीय है, ये हिंदी हमारी भाषा है, कम से कम उस पर तो कमांड होनी चाहिए। तो इनको तो भैया नेता बना दिया गया है। ये नेता सही मायने में स्वाभाविक नेता हमारे कांसीराम जी थे, वो हमारे रियल लीडर थे। चलिए, अब ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। आप अब नोएडा में आप भीम आर्मी के मंच पे जहाँ पार्टी का ऐलान हुआ है वहाँ दिखाई दिए थे, क्या आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है? ऐसा है, हमारी
हमने पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपने देखा हम भीम आर्मी में काम नहीं किया हमने, ये बात बिल्कुल सच है कि हमने भीम आर्मी से कोई काम नहीं किया है। और हमें ये जानकारी मिली थी कि ये लोग पार्टी बना रही हैं, तो हमारे मन में एक सवाल आया कि भीम आर्मी के अंदर सारे हमारे ही समाज के लोग हैं, यंग बच्चे हैं सारे। अगर पार्टी बन रही है तो हम तो राजनीतिक लोग हैं, हम भीम आर्मी में क्या करेंगे? तो हमने चंद्रशेखर भाई से ये वादा किया था, और जो भी उनके रणनीतिकार थे, कि कभी भी अगर पार्टी बनेगी तो फिर हम इनकी मदद करेंगे। तो पार्टी बनी तो हम अपने तमाम साथियों के साथ, चूंकि मैं आपको बताऊं कि मैं केवल यहाँ इस ज़िले में नहीं है, मैं बड़ी खामोशी के साथ काम करता हूँ। पंजाब का कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ हमारे साथी, हमने अपने साथी ना तैयार किए हों। आपका उत्तर प्रदेश में हमने लगभग आधे उत्तर प्रदेश में तो हमने काम किया ही है सरकार के रहने के दौरान, लेकिन लगातार हम सक्रिय रहते हैं। हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां हमने संविधान बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम ने किए हों। हमने जम्मू में प्रोग्राम किया है, हमने आपका हिमाचल में किए हैं, उत्तराखंड में हमने किए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम किए, आप सब जानते हैं। तो हमने उस सारी टीम को इधर चंद्रशेखर भाई के साथ जोड़ दिया है। तो हमने वो तो ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन कर लिया। हाँ ज्वाइन कर लिया। और हम उसके बाद आप लोगों से जैसे मिले हैं, क्योंकि लोगों से लगातार आपकी बात भी हुई होगी, लोगों का क्या नजरिया है आपको भीम आर्मी की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उसमें आप शामिल हुए हैं, लोग किस तरह से देख रहे हैं इस बात को? देखो, लोगों के अंदर तो सच्चाई है कि लोग नया विकल्प चाहते थे। बसपा के अंदर हमारे लोग केवल और केवल विकल्प के अभाव में, कि समाज के सामने कोई विकल्प नहीं अच्छा, कोई प्रस्तुत नहीं कर पा रहा विकल्प, तो इस वजह से हम लोग मजबूरी में, सारा समाज हमारा बसपा में फंसा हुआ है। लेकिन अब ये पार्टी बनते ही लोगों में एक उम्मीद जगी है। बाकी ये जो पार्टी के रणनीतिकार लोग हैं, जो पार्टी को चलाने वाले लोग होंगे, पार्टी की, ये सारा इन लोगों पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग तरीके से समाज के सामने अपने आप को पेश करेंगे और समाज को ये लगेगा कि वास्तव में ये लोग सच्चा मूवमेंट चला रहे हैं, तो मैं तो आशावादी आदमी हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि बसपा का टोटल वोट यहीं तक शिफ्ट हो जाएगा जब तक चुनाव होगा, यदि तरीके से काम हुआ। और ऐसा मुझे लगता है कि काम तरीके से होगा। चंद्रशेखर भाई इसको लेकर के बहुत गंभीर है। मैंने चंद्रशेखर से बातचीत की, उन्होंने कहा कि बिहार में जो चुनाव है उसमें उनकी जीत पक्की है। आपका क्या मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी जो पार्टी बनी है, क्या वो अपनी बहुमत ला पाएगी? देखो, बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, पर इतना मैं आपको बता दूंगा, अगर आप सोशल मीडिया और तमाम लोगों से पूछो तो जहां शेखर भाई को लोग, जिन्होंने शेखर को नहीं देखा है, मैं एक कार्यक्रम में ग्वालियर गया था, तो मैंने वहां बच्चों को झंडे लेकर के देखा भीम आर्मी के, और ये तब की बात मैं कर रहा हूं जब शेखर भाई भी मध्य प्रदेश नहीं गए थे। तो लोगों के अंदर जुनून तो है, लोगों के अंदर एक चाहत तो है। तो बिहार के अंदर भी कुछ भी अप्रत्याशित भी हो सकता है, और अगर हम लोग तरीके से वहाँ तेजस्वी के साथ कोई अकलबंदी करके हम लोग चलते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से, हाँ निश्चित रूप से रिजल्ट सही आ सकता है। गठबंधन की बात है। हाँ, गठबंधन भाई, समान विचारधारा वाले लोगों के साथ तो चलना पड़ेगा ना। अगर आप हम लोग अकेले चलेंगे तो आपको पता है कि फिर किसका फायदा होगा। तो अगर हम इस तरह से मिल करके चलेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट, एकदम रिजल्ट मिलेगा। चलिए, एक लास्ट बात आपसे करता हूँ कि आजाद समाज पार्टी किन मुद्दों पे काम करेगी अब? मुद्दे तो सब हमारे महापुरुषों ने और हमारे बड़ों ने तय किए हैं। जो बुद्ध का आंदोलन था, जो गुरु रविदास जी का आंदोलन है, जो कबीरदास जी का आंदोलन है, जो गाड़के जी का आंदोलन है, जो गुरु नानक जी का आंदोलन है, जो गुरु गोविंद सिंह जी का आंदोलन है, जो मान्यवर कांसीराम साहब का आंदोलन है, उन्होंने सब तय किया हुआ है। बस उसको ईमानदारी से इंप्लीमेंट करना है हमें। वही हमारे मुद्दे होंगे जो हमारे महापुरुषों के मुद्दे थे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमारा नारा होगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और भारत के संविधान को इस देश में पूरी तरीके से लागू करवाना असली मकसद ये होगा। भारत के संविधान को इस देश में पूरी तरीके से लागू करवाना। मैं ये आप बात कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? चूंकि संविधान के 50 पेज भी अगर इस देश में ईमानदारी से लागू हो जाते तो देश पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया बन जाता। इस देश में माल की कोई कमी नहीं है। इस देश की सत्ता 1946 से अंतरिम सरकार से लेकर आज तक सत्ता गलत लोगों के हाथ में है, जो केवल राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटते हैं। सच्चाई यह है कि वो इस देश को कमजोर कर रहे हैं, इस देश को लूट रहे हैं। वो इस देश को अपना देश नहीं मानते। ये देश उनका है भी नहीं। देश उनके हाथ में फंसा हुआ है, संविधान उनके हाथ में फंसा हुआ है। और हमारे लोगों की समझ में ये बात अब धीरे धीरे आने लगी है। बाबा साहब की समझ में तो उसी दिन आ गई थी जिस दिन उन्होंने संविधान दिया था। अगर आपको याद होगा तो बाबा साहब ने संविधान देते हुए एक बात कही थी कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा एक व्यक्ति जिसने सारी जिंदगी इस देश के लिए संघर्ष किया, इस देश में रहने वाले लोगों के लिए संघर्ष किया, तो और 2 साल 11 महीने 18 दिन तक मेहनत की। तो इतनी मेहनत करके उन्होंने एक कानून तैयार किया, और जब वो उसको दे रहे हैं तो उनके मन में शंका है। उनको खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश ना होकर के उनके मन में एक संदेह था, और वो कह रहे हैं कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे ना हुए तो संविधान गलत साबित होगा। और अगर
कहीं कोई चूक भी हुई और इसको लागू करने वाले लोग अच्छे से हुए तो वो इसको अच्छा कर लेंगे जी। तो ये शंका तो उनको पहले दिन से थी। तो ये जो इस देश को लूट रहे हैं, देखो आप बिहार में जाओ, सोने की खाने हैं, आप अपने जिले में देख लो कितनी नदियां हैं भाई, ये सारी नदियां आपकी सब रेत और बजरी निकलता है, करोड़ों रुपए का रेत और बजरी रोज निकल रहा है, कहां जा रहा है इसका पैसा? झारखंड के अंदर अवरक निकल रहा है, उड़ीसा के अंदर अवरक निकल रहा है, जमीन के नीचे से निकल रहा है, सरिया बनता है, अरबों रुपए का रोजाना बिकता है। और कहीं सोना नीचे से निकलता है जमीन से, तो कहीं सोना ऊपर से निकलता है। पंजाब के अंदर अगर एक तरफा गेहूं है तो उत्तर प्रदेश में आप देखते हो सारी खेती है। आप यहाँ आपका गन्ने से लेकर के और आपका गेहूं चावल सारी चीजें, आप महाराष्ट्र में चले जाओ केला संतरा और फल है। यानी ये इतनी अच्छी जमीन है, इतनी अच्छी उपजाऊ जमीन है इस मेरे देश की कि नीचे से भी सोना उगलती है और ऊपर से भी सोना उगलती है, और उसके बावजूद भी इस देश के अंदर लोग गरीब हैं। देश की आज़ादी के समय मैं आपको गरीबी का आंकड़ा दे रहा हूँ। देश जब आज़ाद हुआ तो देश की आबादी, टोटल आबादी 36 करोड़ थी, और इन 36 करोड़ में 12 करोड़ लोग गरीब थे। ये आंकड़े हैं उस समय के, जब अंग्रेज देश को छोड़ के जा रहे हैं। आज इस देश की 70 सालों में जो आबादी बढ़ी है वो 3 गुनी बढ़ गई है। इस देश की आबादी लगभग 1 अरब 25 करोड़ हो गई है। तो गरीबी भी 3 गुनी बढ़नी चाहिए थी। यानी उस समय गरीब 12 करोड़ थे तो वो 36 करोड़ हो जाते, और आबादी 36 करोड़ थी तो 3 गुनी होगी 1 अरब 25 करोड़। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, आबादी तो 1 अरब 25 करोड़ हो गई, लेकिन गरीबी 3 गुना ना बढ़ करके गरीबी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। गरीब तो आज अमृत सेन गुप्ता की रिपोर्ट है, कोई मेरे आंकड़े नहीं है, अमृत सेन गुप्ता जिनको नोबेल का पुरस्कार मिला है उनकी रिपोर्ट है कि देश में 85 करोड़ 85 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत आगे पहुंच चुका, बहुत आगे पहुंच चुका। तो ये जो भयंकर गरीबी इस देश के अंदर है, ये बनाई जा रही है जानबूझ करके। ये इस देश के अंदर जानबूझ करके लोगों को गरीब बनाया जा रहा है ताकि लोग हैंड टू माउथ रहे, लोग मजबूर रहें, और जितने ये लोग हैंड टू माउथ और मजबूर रहेंगे उतना ही दुश्मन इनको गुलाम बनाने में कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि 2011 का जो आंदोलन था, प्रमोशन में आरक्षण का जो आंदोलन था, आरक्षण बचाने का, उस समय के बसपा के नासमझ नेताओं की वजह से समाज का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि इन नासमझ नेताओं की बदौलत सरकार ने उस आंदोलन को कुचल दिया। और जो हमारे अच्छे साथी थे, पहली बात तो समाज में संघर्ष करने वाले लोग कम हैं, लेकिन जो लोग थे उनके खिलाफ इन लोगों ने किस तरह से कार्रवाई कराई ये आप सारा जानते हैं। तो उसका नुकसान, हमारा तो व्यक्तिगत रूप से नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन मैं समाज का आंकड़ा बता रहा हूं कि हमारे उस आंदोलन को इनके द्वारा कुचलने के बाद ये हुआ कि 2.5 लाख लोगों का 2013 में उत्तर प्रदेश में डिमोशन हुआ। शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हुआ, 2.5 लाख का डिमोशन यहाँ हुआ। होने चाहिए थे प्रमोशन, हो गए डिमोशन। समाज के लोगों ने अपमानित महसूस किया। जो डीआईजी था उसको एसपी की सीट पर आना पड़ा, जो एसपी था आपका वो सीओ तक चला गया, कोई तो इंस्पेक्टर तक चला गया। तो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर प्रमोशन में आरक्षण विवादित हो गया केवल इन लोगों की वजह से। यदि वो आंदोलन कामयाब हो जाता तो प्रमोशन में आरक्षण आज भी इस देश के अंदर इस तरह से विवादित ना होता, जो आज जो चाहे सरकारें अपने हिसाब से जब चाहे तब न्यायपालिका इसको रिपोर्ट कर रही है। क्योंकि इस तमाम नेताओं के दिमाग में ये बैठ गया कि जब बसपा की जो बहुमत की सरकार थी, जब उसने आंकड़े नहीं दिए, ना तो आंकड़े दिए, भाई 2 तरीके थे, या तो आंकड़े देते या फिर आपने दिल्ली में जिस सरकार को कांग्रेस को समर्थन दे रखा था, आप उस सरकार पर दबाव बनाते कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आंकड़े मांगने का फैसला दिया है, देश की संसद उस फैसले को रद्द करे, उसकी अनिवार्यता को खत्म करे और प्रमोशन में आरक्षण ऐसे ही रहे जैसे पहले से है। तो बहन जी तो दोनों काम कर सकती थी। यहां बहुमत की सरकार थी तो वो आंकड़े दे सकती थी। यदि उन्हें आंकड़े नहीं देने थे तो उनके 22 एमपी थे पार्लियामेंट में, उनका समर्थन कांग्रेस को था, कांग्रेस की सरकार थी, तो वो उन पर दबाव बना करके इस फैसले को ही बदलवा सकती थी। लेकिन दोनों काम नहीं हुए और समाज के सामने सच्चाई ना आई तो हमारे साथियों के खिलाफ कार्रवाई करवा दी। बड़ा षड्यंत्र अपने लोग, बहुत बड़ा षड्यंत्र अपने लोग। तो जो नेता अपने लोगों के साथ षड्यंत्र करता है उसका हाल पुष्यमित्र जो वृद्धरथ मौर्य है उसका हाल वो होता है। और मैं कहना नहीं चाहता कि इस देश में बाबू जगजीवन राम एक इतने बड़े अमीर इंसान थे हमारे समाज के कि जब इंदिरा गांधी के पास हेलीकॉप्टर नहीं था तब बाबूजी के पास हेलीकॉप्टर था। उनका बेटा हीरो का कारोबारी था, सोने का नहीं हीरो का बिजनेस करता था। लेकिन आज अगर उस परिवार की तरफ नजरें दौड़ाओगे, उन लोगों ने उस समय बाबा साहब का विरोध करके गांधी और नेहरू का साथ दिया था, लेकिन इतना अपने समाज को छोड़कर उनका साथ दिया, लेकिन उनका लास्ट में अंत क्या हुआ? आज ना उनका कहीं घर है, ना कोठी है, ना मकान है, सारा परिवार उनका बर्बाद हो गया। तो जो समाज के साथ गद्दारी करेगा उसका हश्र वही होना है। तो मेरा संकेत है इनके लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट विनोद तेजिया जी मौजूद थे, जिन्होंने अभी जो है आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में राय दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।